चलिए, तो ये बताइए मुझे कि लास्ट क्लास में कहाँ पे पढ़कर हमने चीज़ों को समाप्त किया है। नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक। हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिस विषय में, वो है मौसम एवं जलवायु के बारे में, ठीक। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। जिस विषय पर चर्चा करेंगे ये क्या है? मौसम एवं जलवायु। समझ में आ रहा है बात? मौसम एवं जलवायु ये पढ़ेंगे। इस पर आ रहा है क्लियर? वहाँ पर से रोशनी आ रही है, वाइट वाले। चलिए ठीक है, हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? मौसम एवं जलवायु, ठीक। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लगभग हर बार एक सवाल इस टॉपिक से बनना है ना? तो इस पे चर्चा करें, और इस पे चर्चा शुरू करें उससे पहले यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है मौसम और एक शब्द लिखा हुआ है क्या? जलवायु, है ना। एक शब्द क्या लिखा हुआ है? मौसम लिखा है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? तो दूसरा शब्द लिखा हुआ है जलवायु। अब दोनों शब्द में क्या डिफरेंस है, किसे मौसम कहेंगे और किसे जलवायु कहेंगे, इस चीज पे चर्चा करनी है ना। किस चीज को इसमें मौसम कहा जाएगा और किसे जलवायु कहा जाएगा, इन चीजों को समझना है कि मौसम क्या है एक्चुअल में और जलवायु क्या है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मौसम और जलवायु दोनों को एक ही समझ लेते हैं, है ना। लेकिन दोनों एक ही ना होकर के अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि किसे मौसम कहते हैं और किसे जलवायु कहते हैं। समझिए कि मौसम यानी कि वेदर और जलवायु यानी कि क्लाइमेट क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग मौसम की बात करें तो मौसम जो है ये अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है। किससे बना है? अरबी भाषा का शब्द मौसिम से, ठीक। और मौसिम का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्लियर? इसका क्या मतलब होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ एक पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्लियर बात? ये किसका मतलब है? मौसम का। और ये तो मौसम शब्द का मतलब हुआ। मौसम क्या है? मौसम किसी क्षेत्र विशेष की अल्पकालीन शॉर्ट टर्म वायुमंडलीय दशा किसी भी क्षेत्र विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाएगा? मौसम कहा जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग रह रहे हैं जहाँ इस क्षेत्र पे
सुबह सो के उठ रहे हैं, है ना, और आप सो के उठे, देखे बादल एकदम साफ है ना, और बढ़िया मूड बना आपका कि आज जो है मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ सुहाना लग रहा है, चला जाए घूमने, है ना। और घूमने जाने का आप सोच रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जैसे ही आप तैयार होकर के बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है ना। जो सुबह सो के उठे थे, 2 घंटे में सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं, है ना। और उसके बाद देख रहे हैं कि 1-1.5 घंटे बाद क्या होनी शुरू हो गई है, बरसात होनी शुरू हो गई। और बरसात होने के बाद वापस से ठीक धूप खिलाया है ना। तो एक दिन में ये जो 3 बार वायुमंडलीय दशा में चेंज आया है, ठीक, यही वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन ही क्या है, मौसम, है ना। मौसम किसी भी क्षेत्र विशेष की क्या है, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा। अब अल्पकालीन क्या हो सकता है, तो ये कुछ घंटे में बदल सकता है, ठीक, कुछ दिन में बदल सकता है, या फिर कोई सप्ताह में बदल सकता है। समझ गए बात को? जो या तो घंटे में बदल जाए, या दिन में बदल जाए, या सप्ताह में बदल जाए। ऐसे अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाएगा, मौसम कहा जाएगा, ठीक। अब वायुमंडलीय दशा में क्या चीजें आती हैं, तो वायुमंडलीय दशा में जो चीजें आएंगी उसको भी समझ लीजिए। इसमें एक आपका तापमान आएगा, ठीक, क्या आएगा, तापमान। दूसरा, इसी में आर्द्रता आती है। तीसरा, इसी में वायु दाब आता है। चौथा, इसी में वर्षा आती है। इसी में पवनें भी आती हैं, है ना। पवनें ये भी किसमें आती हैं, वायुमंडलीय दशाओं में आती हैं। क्लियर बात? तो जब किसी क्षेत्र के तापमान में अचानक से चेंज आ जाए, आर्द्रता बदल जाए, वायुमंडलीय दाब बदल जाए, ठीक, और वर्षा बदल जाए, और पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाएगा, मौसम। बताइए, मौसम समझ में आया? आपने एक गाना सुना होगा बहुत फेमस, कि मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ठीक। तो यहाँ ठीक जिसकी बात की जा रही है वो बदल सकता है, किस तरीके से, मौसम के तरीके से, है ना। हालांकि जब भी आप चूज करें तो वो मौसम की तरह बदलने वाला नहीं होना चाहिए, वो जलवायु की तरह होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे जलवायु तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए, है ना। लेकिन अभी बात करें हम लोग किसकी, मौसम की। तो यार जो है वो कैसे बदल सकता है, मौसम की तरह, मतलब वो क्षणिक हो सकता है, समझ में आए। लेकिन अगर आप जीवन साथी की बात करें तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा, लॉन्ग टर्म होगा। वैसे ही जलवायु क्या होता है, किसी भी क्षेत्र पे लॉन्ग टर्म रहने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबे अवधि तक रहने वाली वायुमंडलीय दशा ही क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। क्लियर बात? अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या है, तो बताइए क्या है जलवायु? ये किसी क्षेत्र विशेष की क्या है, दीर्घकालीन, ठीक, किसी भी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा, ठीक, क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्लियर बात? किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या कहलाएगा, जलवायु। अब बात देखिए, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा कितना, तो दीर्घकाल मतलब कोई 2 साल 4 साल 5 साल नहीं है, ठीक, कम से कम 40 से 50 साल लॉन्ग टर्म किसी भी क्षेत्र पे रह रहा है। और उसको भी अगर एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 30 से 35 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, जलवायु। बताइए, बात समझ में आई आपको? जलवायु किसको कहेंगे, समझ में आया? किसी भी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा।
क्लियर बात। अब जलवायु की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जलवायु जो है, अगर इसमें भारत का कंडीशन देखें कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको प्रत्येक किताब में यही लिखा मिलेगा कि भारत की जलवायु कैसी है। तो ये उष्ण कटिबंधीय है ना। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय है। और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो बात याद रखिए कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। तो सबसे बड़ी बात कि ये उष्ण कटिबंध क्या होता है, इसको भी समझिए कि उष्ण कटिबंध आखिर में कहेंगे किसे, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये इक्वेटर है 0 डिग्री, क्लियर। 0 डिग्री से ये वाली रेखा हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली क्या है, 23.5 डिग्री साउथ है। ये वाली 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये वाली 66.5 डिग्री ठीक साउथ। यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अगर इनको रेखाओं को नाम दे तो ये कर्क रेखा है, ये वाली मकर रेखा है, और ये वाली भूमध्य रेखा है ना। ये वाला आर्कटिक वृत्त है और ये वाला अंटार्कटिक वृत्त है, क्लियर बात। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि ये जो जोन है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर से लेके ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पे यहीं पे साल भर सूर्य का मूवमेंट होता है ना। सूर्य जो है साल भर कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, और मकर रेखा से वापस भूमध्य रेखा तक गमन कर रहा है ना। एक्चुअल में होता यह है कि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, चारों तरफ चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी। तो जितनी कलाएं करनी है वो पृथ्वी कर रही है, न कि सूर्य, समझ में आया। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इस चीज़ को मान ले रहे हैं कि अभी ठीक क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है सन का, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे सन का मूवमेंट जिस तरीके से होगा, वहाँ से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि लगातार सनरेज कहाँ पड़ेंगी, इस क्षेत्र में, है ना। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। मतलब साल भर इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है ना। सूर्य का प्रकाश साल भर इस क्षेत्र में मिलेगा, और साल भर इस क्षेत्र में मिलेगा तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में क्या होगा, गर्म होगा। गर्म के लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग उष्ण, इसलिए ये वाला जोन जो है ये क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जोन होगा, है ना। समझ गए बात को, ठीक। दूसरा समझिए, अगर ये उष्ण है तो फिर और भी तो जोन हो सकते हैं, उनको भी समझ लीजिए। तो ऊपर में देखिए नॉर्थ पोल में, तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। सूर्य की किरणें क्या होंगी, यहाँ तिरछी पड़ेंगी। और हमने पहले पढ़ रखा है कि यहाँ साल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ साल भर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है ना। मतलब ये अगर उष्ण क्षेत्र है तो इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, ये कैसा जोन होगा, ये वाला जोन। बताइए ये कौन से कटिबंध में आएगा, ये वाला शीत कटिबंध में आएगा। ये वाला जोन किसमें आएगा, शीत कटिबंध में। तो ये ऊपर में भी और नीचे में भी कौन सा जोन है, ये शीत कटिबंध, है ना। इंग्लिश में कहेंगे इसको फ्रिजिड जोन, ठीक। किस जोन में है, फ्रिजिड जोन, ठीक।
ये वाला कौन सा बेल्ट है? ये ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट। समझ गए? अब शीत और उष्ण दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये वाला गर्म क्षेत्र है, ये अपेक्षाकृत बहुत ठंडा क्षेत्र है। दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा? न तो गर्म न ही ठंडा, शीत और उष्ण का मिलन हो जाएगा और ये वाला जोन क्या बनेगा? शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा? नहीं होगा। शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। बताइए, बात में समझ में आई कि नहीं? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत की। तो भारत जो है, भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है? तो भारत कैसी जलवायु वाला कंडीशन होगा यहाँ पे? कैसा होगा? उष्ण कटिबंध। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो अगर ये भारत है ना, अगर मान लीजिए क्या है? भारत है ना, तो भारत में अगर समझें हम लोग चीज़ों को, तो यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, इस रेखा को क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है ये, है ना। और अगर ये कर्क रेखा है तो ये बताइए मुझे कि यहाँ से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। और यहाँ से ऊपर कैसी जलवायु होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि भारत में कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु हम लोग क्यों कह रहे हैं भारत में? क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम क्या है? बताइए, इसका नाम क्या है? हिमालय है। और हिमालय के होने की वजह से, इस हिमालय के वजह से, है ना, हिमालय के वजह से जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं ये हिमालय को पार नहीं कर पाती, और पार नहीं कर पाती तो इनका प्रभाव हिमालय के उत्तर में ही रह जाता है। समझ में आ गया? इनका प्रभाव कहाँ रह जाता है? हिमालय के उत्तर में ही रह जाता है। और हिमालय के उत्तर में ही रह जाने की वजह से जो वास्तविक में जाड़े की कंडीशन हमारे यहाँ बननी चाहिए वैसी कंडीशन हमारे यहाँ बन नहीं पाती। समझ गए बात को? और हमारे यहाँ वैसी जाड़े की कंडीशन नहीं बन पाने की वजह से ये जो गंगा सतलज का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ जिस तरीके की ठंड पड़नी चाहिए थी वैसी ठंड पड़ नहीं पाती है ना। और ये वाला क्षेत्र भी गर्मी के मौसम में उतना ही गर्म हो जाता है, पूरा मैदानी क्षेत्र। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि भारत में कैसी जलवायु का विस्तार है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा रहा है। जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभा रहा है? तो हिमालय। बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं? इतना बात बैठा दिमाग में? अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है तो अब अगर थोड़ा सा कहानी में और आगे बढ़ाऊं, है ना, तो भारत में हमको एक बात समझ में आया कि भारत इस जोन में है, इसीलिए यहाँ पे कैसी जलवायु है ना। भारत इस जोन में है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री तक कैसा जलवायु होना चाहिए? उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। और चूंकि हिमालय भी है हमारे पास, तो इसलिए भारत में कैसी जलवायु का विस्तार है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार। ये बात तो हम समझिए। दूसरा शब्द यूज हुआ है यहाँ पे मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय होने के साथ साथ भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये मानसूनी जलवायु क्या होती है ना। हमको समझना पड़ेगा कि मानसूनी जलवायु क्या होती है। लेकिन इस चीज को हम लोग समझें उससे पहले थोड़ा सा जलवायु की बात कर रहे हैं, है ना। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे।
है ना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। ठीक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे, इस चीज को भी हमको पढ़ना है ना। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको अभी एक शब्द बता रहा हूं मैं, इसको याद कर लीजिए तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। LAND, FORMS, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इस शब्द को याद कर लीजिए, यही जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एल से शब्द आता है लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। अक्षांश इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होते हैं। दूसरा ए से एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एन से नियरनेस ऑफ सी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, पवनों की दिशा। एफ से फॉरेस्ट। ठीक, वन, जंगल। ओ से ओशियन करेंट। ठीक, समुद्री जलधारा। और आर से रैन फॉल। ठीक, वर्षा। एम से माउंटेन यानी कि पर्वत। और एस से सॉइल यानी कि मृदा। ठीक, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको लैंड फॉर्म्स याद करना है। एल से लैटिट्यूड है, ए से एल्टीट्यूड है, एन से नियरनेस ऑफ सी है, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशन करेंट, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सॉइल। क्लियर बात? अब देखिए लैटिट्यूड कैसे जलवायु को अफेक्ट करता है, इस चीज को समझिए। तो हमने अभी एक बात समझा है यहाँ पे, और वो ये है कि जैसे सन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच, यहाँ पे सूर्य का मूवमेंट होगा। क्लियर? साल भर सूर्य जो है यहीं पर लंबवत चमकेगा, है ना। सूर्य की जो आभासी लंबवत किरणें हैं वो कहाँ पड़ेंगी? इस क्षेत्र में, है ना। अब इस क्षेत्र में साल भर क्या होगा? गर्मी रहेगी। जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड में ऊपर जाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे अक्षांशीय स्थिति ऊपर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जलवायु भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। जो जलवायु का कंडीशन 0 डिग्री पे हो सकता है, क्या वही 23.5 डिग्री पे भी हो सकता है क्या? बताइए मुझे, क्या हो सकता है क्या? नहीं। जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें पड़नी क्या हो जाएंगी? ठीक, लंबवत पड़नी हो, क्या होंगी? धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे अक्षांश में ऊपर की ओर जाएंगे जलवायु भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। 23.5 को क्रॉस करने के बाद आपको कैसी जलवायु मिल जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत महसूस हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कि इधर 23.5 के इस पार खड़े हैं
तो आपको जलवायु मिल रही है कैसी, ठीक, उष्णकटिबंधीय, और फट से इस पार कूद गए और बोलेंगे कि अब जलवायु चेंज होकर दिखा देंगे, ठीक ना। तो इतना तुरंत जलवायु चेंज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो क्या हो जाएगा, बदलता हुआ नजर आएगा। तो पहला बात तो ये है कि जलवायु बदलेगी कैसे, तो जलवायु बदलेगी अक्षांशीय स्थिति से, ठीक। दूसरा, ऊंचाई। ऊंचाई में ध्यान रखें आप कि प्रत्येक 165 मीटर, प्रत्येक 165 मीटर जो है, इस हाइट पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर बात। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, प्रत्येक 1 डिग्री ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। समझ में आया? इसी को कहता है, समझिए, एक क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन ऐसा था क्वेश्चन कि पंजाब और अगर नीलगिरी देखें तो लगभग ये अन्नामलई एक जैसे ऊंचाई पे स्थित है, लेकिन फिर भी इनकी जलवायु में क्या है, फर्क है। तो जलवायु में फर्क होने का बड़ा कारण क्या था, अक्षांश। समझ में आया कि दोनों के जलवायु में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, अक्षांश की वजह से। अच्छा, एक ही ऊंचाई पे स्थित हो तो भी जलवायु में फर्क आएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री में यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कैसा एरिया है, यहाँ प्लेन एरिया है ना। इसकी तुलना में 0 डिग्री पे ही यहाँ पे कोई क्या है, माउंटेन है। क्लियर। प्लेन एरिया की हाइट कितनी होती है हमको पता है, लगभग कितनी होगी, 300 मीटर के आसपास प्लेन है, मैक्सिमम हाइट हो सकती है। लेकिन माउंटेन है तो इसकी हाइट कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। और माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी है, तो उसकी हाइट तो और ज़्यादा हो सकती है ना। तो मान लेते हैं कि सपोज करें कि इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर है ना। तो क्या इस जगह पे और इस जगह पे दोनों पे क्या एक जैसा जलवायु होगा क्या, बताइए मुझे। क्या दोनों पे एक जैसी जलवायु होगी, नहीं होगी। क्यों एक जैसी जलवायु नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तापमान नीचे गिरते जाएगा। ऐसा ही होगा। अगर 165 डिग्री हाइट पे 1 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, लगभग 6.5 डिग्री के आसपास गिर जाएगा नीचे, होगा। और अगर हम लोग बात करें कि 6000 मीटर की ऊंचाई पे कितना गिर जाएगा, तो लगभग 37-38 मीटर के आसपास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ हमको पता है कि किसी भी क्षेत्र का जो अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में एवरेज टेम्परेचर साल भर कितना होता है, तो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, है ना, भारत। और अगर इतनी ऊंचाई पे चले जाएं ऊपर में, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमको पता है कि टेम्परेचर शून्य है, तो उस कंडीशन में वो क्या बनेगा, वहाँ बर्फ की स्थिति बनेगी, बर्फबारी की स्थिति, बर्फबारी की स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी। इतना में हो जाता है हाँ? चलो, तो मैं कह रहा हूँ 6000 मीटर की ऊंचाई पे ठीक टेम्परेचर ठीक ठाक डिक्रीज होगा। इसीलिए समझिए कि इक्वेटर पे अफ्रीका का एक पर्वत चोटी है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, माउंट किलिमंजारो। सुने हैं आप लोग किलिमंजारो? नहीं सुने हो? नहीं सुनो, किलिमंजारो का नाम नहीं सुना? छत्तीसगढ़ के किसी पर्वतारोही का नाम जानते हो जो माउंट किलिमंजारो पे चढ़ा है? नहीं? अरे भाई, बड़ा खतरनाक कंडीशन है आप लोगों का। तो पढ़िए बढ़िया से, ठीक, करंट अफेयर से पकड़ बना कर रखिए, समझ में आए? जरूर देखिए, कल बताना मेरे को, फिर नहीं बताओगे फिर मैं बता दूंगा।
लेकिन पूछ लेना, ठीक ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो किलिमंजारो है ये है कहाँ पे, इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे तो साल भर गर्मी पड़नी चाहिए, क्योंकि सन का मूवमेंट ही यहीं पे हो रहा है ना। साल भर में 2 बार सूर्य वहाँ पे पहुँच जा रहा है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन माउंट किलिमंजारो में बर्फ गिर रही है। बर्फ गिरने का कारण क्या है कि बर्फ क्यों गिर रही है? बर्फ इसलिए, बर्फ से ये आच्छादित है इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? बातें समझ में आई हैं कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान गिर जाएगा। और तापमान किसका फैक्टर है? जलवायु का, है ना। जलवायु देखिए, जलवायु में भी हम लोग इसकी परिभाषा में क्या देखें अभी हम लोग कि जलवायु की परिभाषा में कि क्या है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। और वायुमंडलीय दशा में हम लोग किसको गिनते हैं? तो एक अभी बताया था जस्ट इससे पहले कि वायुमंडलीय दशा में क्या आएगा, तापमान आएगा, आर्द्रता आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तापमान आएगा, टेम्परेचर आएगा, और क्या आएगा, आर्द्रता आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, और क्या आएगा, वायु दाब आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। फिर क्या आता है, वर्षा आता है, रेनफॉल, और पवनें आती हैं, है ना। ये चीजें आती हैं। समझ रहे हो बात कि नहीं? अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऊंचाई पे तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। भले ही सूर्य की किरणें कितनी भी आए, ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे आपको तापमान क्या मिलना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कि आप अभी यहाँ अंबिकापुर में हैं, अगर आप यहाँ से मैन पार्ट चले जाओ, है ना, तो मैन पार्ट की ऊंचाई इस मैदानी क्षेत्र की तुलना में क्या है, ज़्यादा है ना। अगर यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री पड़ रही है अभी, है ना, 38 डिग्री यहाँ अगर एवरेज टेम्परेचर है अभी, तो यहाँ से मैन पार्ट में जाएंगे तो मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी, 1152 मीटर, लगभग 7 डिग्री के आसपास कम हो जाएगा। तो मैन पार्ट में कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 31 डिग्री, जो कि इससे क्या है, कम है। इसीलिए आपको मैन पार्ट में क्या महसूस होगा, इसकी तुलना में मौसम सामान्य सा महसूस होगा, न कि गर्मी में लगेगा जैसा अभी यहाँ लगेगा। ऐसे ही कंडीशन है ना कि चीज़ें बदली हुई हैं। हाँ नहीं तो बोलो, आ रहा है समझ में? जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? रटने वाली बातें नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है ना, तो बढ़िया से समझोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद कह रहे हैं किसको, नियरनेस ऑफ सी, समुद्र से दूरी। समुद्र की एक खास विशेषता है कि समुद्र जो है ये धीरे धीरे गर्म होता है। धीरे धीरे क्या होगा, गर्म। और जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो ठंडा भी क्या होगा, धीरे धीरे। जबकि आप लैंड एरिया में देखें, स्थलीय भाग में देखें, तो ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है ना। जैसे गर्मियों में आप देखिए कितना गर्म हो जाता है दिन भर में, और रात को वैसे ही क्या होगा, बहुत ठंडा भी हो जाता है, होता है। अगर रात में आप छत के ऊपर सोए हो तो आपको कंबल ले जाना पड़ेगा सोने के लिए, ठंड लगती होगी, है ना। और गर्मी दिन में अगर वैसे कंबल में सो पा रहे हो छत के ऊपर कंबल तो बिना कंबल के भी नहीं सो पाओगे, है कि नहीं, ये कंडीशन है। तो समुद्र के पास रहेंगे तो समुद्र की विशेषता क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जितना तेजी से स्थलीय भाग गर्म होगा उतनी तेजी से समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र गर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ठीक जिस तरीके का प्रभाव होगा उसको बोलते हैं महासागरीय प्रभाव। और यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कैसे, तो कैसे चेंज होगा यहाँ पर क्लाइमेट, किसी स्थल भाग की तुलना में चेंज हो जाएगा। क्लियर? फिर अफेक्ट करता है कौन, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवनों की दिशा। पवनों की दिशा में ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ साल के 6 महीने अलग और साल के 6 महीने अलग प्रकार की हवाएं आती हैं बहनों, जिनको हम लोग मानसूनी हवाओं के नाम से जानते हैं, है ना। सुने हैं ना आप लोग, मानसून का नाम सुने हैं? तो मानसूनी हवाएं जो हैं ये भारत में कब प्रभावी होती हैं,
ये भारत में प्रभावी होंगी मई के अंत में, जून में, है ना। और इनका प्रभाव रहेगा लगभग 6 महीने तक, है ना। फिर इसी को अफेक्ट करता है कौन? फॉरेस्ट भी। ठीक, जिस क्षेत्र में वन है, जंगल है, उस क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी तो वहां पे शीतलन की भी क्रिया बढ़ जाएगी। आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? डिक्रीज होगा वहां, समझ में आया। फिर ओशन करंट, इसमें हमको जानना है एल नीनो ला नीना के बारे में, है ना। एल नीनो ला नीना क्या होता है, इस चीज को आगे समझेंगे। जैसे जब भी एल नीनो या ला नीना की कंडीशन बनेगी तो वैसे ही मानसून पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जलवायु पे भी उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इसको भी समझेंगे। और फिर इसको अफेक्ट करने वाले कारणों में क्या है? एक रेनफॉल भी है ना। जैसे भारत में एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है, इसको अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? मानसून। मानसून का आना अपने आप में कई तरीके की नई चीज़ों को लेकर के आना है। इसके वजह से बहुत सारी जो वनस्पति जो पनप रहे हैं, जीवधारी जो पनप रहे हैं, इनमें भी क्या होता है? चेंजेस होता है, समझ में आए। फिर माउंटेन तो देख ही लिए, ऊंचाई के साथ अगर माउंटेन है तो माउंटेन क्या करते हैं? माउंटेन या तो विंड को ब्लॉक करेंगे, है ना, वर्षा करवाएंगे, या तो उसको पैरेलल गुजरने देंगे। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखें तो एक पर्वत है अरावली। अरावली पर्वत के होने की वजह से मानसूनी पवनें जो हैं, मानसूनी विंड्स जो हैं, वो पैरेलल निकल जाती हैं उसके, और पैरेलल निकल जाती है तो राजस्थान के एक तरफ वर्षा नहीं होती है। जबकि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में जब मानसूनी पवनें पहुंचती हैं तो पश्चिमी घाट को पार करने से पहले जब ऊपर उठती हैं तो वहां पे भयंकर वर्षा करती हैं। होता है ऐसा। तो माउंटेन का या पर्वतों का भी प्रभाव रहता है जलवायु को परिवर्तित करने में। और फिर मृदा, ठीक, मृदा भी जलवायु को क्या करती है? परिवर्तित करती है। बताइए, ये बातें समझ में आई हैं कि नहीं आपको? बोलो। हाँ, नहीं तो बोलो। आया है? आया पक्का? हाँ, ठीक। आया है तो आगे बढ़ूं कि नहीं? बढ़ जाऊं ना? बढ़े ना आगे? अब देखिए, अगर आ गया है तो अब थोड़ा सा चीजों को और देखिए। अगर इसी में बात करें हम, ठीक, जलवायु में, तो हमको एक चीज जानना पड़ेगा इसमें, ठीक। और वो चीज़ क्या है? तो हमको जानना पड़ेगा कि जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, है ना, पवनों की दिशा क्या होती है? ठीक, पवनों की दिशा को समझना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है, सबसे पहला बात तो इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको भी समझ कि पवनों की दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक, कैसे तय करेंगे कि किस पवन को क्या नाम दे रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत में कैसी मानसूनी पवनें आ रही हैं, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आ रही हैं भारत में। लेकिन आखिर ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहेंगे किसको? बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि दक्षिण पश्चिमी कहना चाहिए कि उत्तर पूर्वी कहना चाहिए या कौन सा पवन कहना चाहिए। जैसे इनका निर्धारण होता है कि जिस स्थान से शुरू होती है ना, जिस स्थान से शुरू होती है और जिस डायरेक्शन में बहती है, उस डायरेक्शन से नाम पता चलता है। जैसे कोई हवा है जो ए से शुरू हो रही है और किधर बह रही है? बी की ओर बह रही है, तो इसको कौन सी पवन कहेंगे? ए पवन, जो कहां से शुरू हो रही है? ए से। अगर ये पूर्व की दिशा होती और ये पश्चिम की दिशा होती तो इसको कौन सा पवन बोलते हैं? पूर्वी पवन बोलते हैं। कौन सा पवन बोलते हैं? पूर्वी पवन। समझ में आया? वैसे ही भारत में अगर साउथ वेस्ट मानसून को देखें तो साउथ वेस्ट मानसून जो है, अगर देखें तो ये किधर से आ रही हैं? इस डायरेक्शन से। एक्चुअल में यह है कौन सी पवन है? ये ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं। और व्यापारिक पवनें जो हैं, है ना, इनको आपको समझना है कि ये व्यापारिक पवनें यहां से देखना है कि किस डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर इसको आप देखो और समझ पाओ तो
तो यहाँ से इस तरीके से, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट वाला है ना, किधर है ये साउथ वेस्ट वाला, तो साउथ वेस्ट तो किधर जा रही है, ऐसा लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, है ना, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रही है, साउथ वेस्ट, है ना, कहाँ से शुरू हो रही है, साउथ वेस्ट, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, साउथ वेस्ट मानसून। समझ में आया। अब पौने देखें कि पौने कितने प्रकार के हैं, तो अलग अलग तरीके की पौने हैं, और इनमें से हमको जो जानना है वो है स्थायी पौने, कि स्थायी पवने कौन सी होती हैं, है ना, स्थायी पवने क्या है। तो ये पूरा क्या है, विश्व मान लेते हैं, पृथ्वी पे ऐसा समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये 30 डिग्री ऊपर और ये 30 डिग्री नीचे, फिर ये 60 डिग्री नीचे और ये 60 डिग्री ऊपर, और ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये वाला 90 डिग्री साउथ होगा। यहाँ पे जो हवाएं बहेंगी, ठीक, ये हवाएं कैसे बह रही हैं, इस तरीके से ऊपर की ओर, किधर बह रही हैं, इस तरीके से ऊपर की ओर बह रही हैं। क्लियर बात, कैसे बह रही हैं, ऊपर की ओर, और ये हवाएं साल भर यहाँ पे इसी तरीके से बहती हैं। इन हवाओं को इस क्षेत्र में नाम दिया गया है, इन हवाओं को व्यापारिक पवने, क्या नाम दिया गया है, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ट्रेड विंड्स, ठीक। ये एक प्रकार का क्या है, स्थायी पवन, ठीक। और जहाँ पे आ रही हैं ये लो प्रेशर का जोन है, और जिधर से आ रही हैं ये हाई प्रेशर का बेल्ट, इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्लियर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। इसके बाद देखें तो लगभग 30 to 35 डिग्री के बीच फिर से एक हवा बह रही है, जो इस तरीके से इसके विपरीत दिशा में बह रही है। जो यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, इस लो प्रेशर को भरने जा रही है। इस हवा को क्या नाम दिया गया है, इस हवा को नाम दिया गया है, ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों जगह पे क्या नाम दिया गया है, इन हवाओं को नाम दिया गया है, ठीक, पछुआ पवने, ठीक, क्या नाम दिया गया है, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज विंड, क्लियर, क्या नाम दिया गया है, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज विंड, क्लियर। इसके बाद ये लो प्रेशर है, तो यहाँ क्या जनरेट होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, मतलब यहाँ पे देखें इस क्षेत्र में, तो यहाँ हवाएं इस डायरेक्शन को भरने के चली जाएंगी लो प्रेशर को, है ना, और वैसे ही ऊपर में भी इसी तरीके की कंडीशन बनेगा। इन हवाओं को क्या नाम दिया गया है, इन हवाओं को नाम दिया गया है ध्रुवीय पूर्वी पवन, ठीक, पोलर ईस्टर्लीज विंड, समझ में आया, क्या नाम दिया गया है, ध्रुवीय पूर्वी पवन। हमारा पाला जिससे पढ़ेगा, जिसको हमको पढ़ना है, वो कौन सा है, वो है व्यापारिक पवन। हमको जिनको पढ़ना है वो कौन सी पवनें हैं, व्यापारिक पवन। भारत में मानसून की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाली जो पवनें हैं वो कौन सी हैं, व्यापारिक पवन। तो बताइए, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है, किस किस तरीके की हवा होती है, मतलब किस किस तरीके की पवनें हैं, और इनमें से ये कैसी पवनें हैं, सभी के सभी स्थायी पवनें हैं। कैसी पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ें कि नहीं, इतना है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, दूसरा कि वायु दाब क्या होता है, ठीक, जो हम लोग देख रहे हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसमें हवाओं का प्रवाह कैसे होता है। जैसे अगर
चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें। ठीक, तो ऐसा समझिए कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा, वो क्षेत्र उतना ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होकर हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर वायुदाब को समझना है ना, वायुदाब को, तो ऐसा समझिए कि टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर क्या कर दे रहे हैं हम लोग, बढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, हवाओं को एनर्जी मिलेगी, हवाएं क्या करेंगी, गति करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर की ओर उठेंगी तो नीचे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और ऊपर उठेंगी तो हमको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घट जाता है। वैसे ही अगर जितनी ऊंचाई पे ऊपर उठते जाए, टेम्परेचर क्या होता जाएगा उनका, डिक्रीज भी होते जाएगा, है ना। और टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा तो यहाँ ऊपर में क्या बना लेंगे, हाई प्रेशर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? समझ में आ रहा है बात? ऊपर में क्या बना लेंगे, हाई प्रेशर। वैसे ही ऐसा जगह सोच लीजिए कि जहाँ पे, ठीक, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, तो हवाएं ऊपर से कहाँ उतरेंगी, नीचे की ओर उतरेंगी, नीचे उतरेंगी। यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ऊपर में क्या बन रहा है इसकी तुलना में, लो प्रेशर बन रहा है। हवाएं हमेशा हमेशा किधर से किधर को चलेंगी, हाई प्रेशर टू किधर चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। बताइए, बात समझ में आए? हवाएं किधर से किधर को बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। क्लियर? और इनके बीच जो वायुदाब में अंतर आएगा, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, वायुदाब में अंतर आएगा, इसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। और हवाएं भी जब बहेंगी तो एक फोर्स के साथ बहेंगी, इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आया है? इतनी बात समझ में आई है जो अभी तक बताया? आगे बढ़ूं? देखिए इस पर, अगर ये बात समझ में आए तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहां से इस तरीके से हवाएं आएंगी, लो प्रेशर को भरने के लिए, ठीक। हाई प्रेशर से हवाएं चल कर आएंगी इस तरीके से हवाएं नहीं आएंगी, ठीक। और इस हाई प्रेशर से ऊपर की ओर हवा कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की ओर। तो ऐसा एक सर्कुलेशन क्रिएट हो रहा है, सर्कुलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है? इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। क्लियर? अब अलग अलग तरीके की वायुमंडलीय परिसंचरण होती है, लेकिन हमको उस पर भी नहीं जाना है। समझ में? वायुमंडलीय परिसंचरण कहने का मतलब है कि जहां हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर से हवाएं किधर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर, है ना। और लो प्रेशर से किधर जाएंगी, फिर हाई प्रेशर, और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, और हवाओं का ऐसा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो हमको एल नीनो समझ में आए, ला नीना समझ में आए। समझ में आया है इतना बात कि नहीं? अब इस पर थोड़ा सा और चर्चा करें कि वायुमंडलीय परिसंचरण जो है ये कितने टाइप का होता है। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ठीक, अगर इसका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो ये कितने टाइप का होगा, तो ये कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। और ये 3 टाइप का वायुमंडलीय परिसंचरण कौन कौन सा होता है, देखिए। तो इसमें पहला टाइप है, इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण। दूसरे को द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण, और तीसरे को तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी एयर सर्कुलेशन होगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा, है ना। अब बात यह है कि प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण में किसको शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण में जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है। और किसको शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण में शामिल किया जाता है स्थायी पवनों को। किनको शामिल किया जाता है? स्थायी पवनों को। समझ में आया? द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें चक्रवात को शामिल किया जाता है। और किसे शामिल किया जाता है? प्रति चक्रवात को शामिल किया जाता है। और किसे शामिल किया जाता है? तो मानसून को शामिल किया जाता है, मानसूनी हवाओं को। और तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में जो स्थानीय पवने हैं, स्थानीय पवने जैसे कि लू वगैरह, ठीक, इनको शामिल किया जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब मैं कहीं भी प्राथमिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करूंगा तो क्या आपको समझ में आएगा कि वहां पर किसकी बात की जा रही है? या तो जेट स्ट्रीम की बात की जा रही है या तो स्थायी पवनों। स्थायी पवनों के भी प्रकार हैं। एक हम लोग देख लिए क्या है इसमें, व्यापारिक पवने हैं। फिर दूसरा पछुआ पवने हैं। और तीसरा ध्रुवीय पवने हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई है? हवा हमेशा कैसा बहेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक, और इसमें भी समझें कि थोड़ा सा शीतलन का गुण कैसे होता है, कैसे कहीं पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उसको भी समझें। तो मान लेते हैं कि ये कोई जलीय भाग है ना। मान लेते हैं कि ये क्या है? समुद्र है ना। ये कैसा जगह है? समुद्री क्षेत्र है। और इसकी तुलना में ये क्या है? स्थलीय भाग है ना, स्थलीय भाग। अच्छा ये बताइए आप लोग कि क्या आप लोग घड़े का पानी पिए हो कि नहीं पिए हो? पिए हो घड़े का पानी? पक्का है? सही। अब पिए हैं तो ये बताइए, ये मान लेते हैं कि सुबह का 8 AM का समय है, जब आपने घड़े के यहाँ एकदम नरेटी तक, गले तक पानी भर दिया है ना। और यहाँ गले तक पानी भर दिए इसके, और शाम को 8 PM पे आके देख रहे हैं। 8 PM टाइम ही है, कुछ और नहीं। ठीक, तो 8 PM पे आकर के आप देख रहे हैं, तो क्या अभी भी इसमें पानी उतना ही रहेगा कि पानी कुछ कम हो जाएगा? तो पानी पी दिए इसलिए कम हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा? हाँ, अब पी लिए इसलिए कम हो जाएगा? किसी के मन में ऐसा रहा है कि नहीं भी पिएंगे तो उतना ही रहेगा कि कम होगा? कम होगा। गर्मी का सीजन आ रहा है, घड़े में पानी भर के देखे हो, कभी ट्राई किए हो? उतना ही रहेगा। अभी भर रहे होगे कि नहीं भर रहे होगे? भरना शुरू किए, कर दिए हो, तो बताओ उतना ही पानी रहता है, कम हो जाता है? कम हो जाता है, पक्का। तो यहाँ पे पानी कम क्यों हो रहा है? बात ये, पानी कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन। क्या हो रहा है यहाँ पे? वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ठीक, इवेपोराइजेशन हो रहा है। समझ में आया? वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। होता है? अगर वो इवेपोराइजेशन ना हो तो पानी ठंडा होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? कम। प्रेशर क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ समुद्र में। ठीक, यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, है ना, और इस क्षेत्र में भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर पानी वाष्प बन के उड़ेगा? नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। उड़ेगा मतलब यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है? नहीं हो रही? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी यहाँ पे, तो क्या यहाँ का टेम्परेचर कम होगा? होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोग देखें कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। हर जगह पे नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में होगा। यहाँ होता है।
अगर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। तब ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय बनेगा, हाई प्रेशर होगा यहाँ पे। इसकी तुलना में यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। हवाएं किधर से किधर को चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को भरने के लिए चलेंगी। इसी का अगर विपरीत कंडीशन देख लें कि मान लेते हैं कि ये भी कोई जलीय सतह है ना, जलीय भाग है, समुद्र है मान ले रहे हैं, और ये क्या है, समुद्री क्षेत्र है, और ये वाला क्या है, स्थलीय भाग है ना, क्या है ये, स्थलीय भाग है। और अभी मौसम कौन सा चल रहा है, ठंडी का, मतलब शीतकाल का समय है, वो ग्रीष्मकाल का समय था। तो अभी भी सूर्य की किरणें तो यहाँ पड़ रही हैं, लेकिन हमको पता है कि अब यहाँ पे वेपोराइजेशन का रेट जो है वो क्या है, बहुत कम है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें इसके जस्ट अपोजिट हो जा रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। यहाँ पे अब टेम्परेचर उतना जल्दी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि हमको अभी जस्ट बताया मैं अभी आपको कि जो समुद्री क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग जल्दी से गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मतलब कि यहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर जो है क्या हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा समुद्री क्षेत्र। इसकी तुलना में स्थलीय भाग में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। मतलब अब हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है। अब अगर हवाएं ऐसे चल रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक, तो अब इसके बाद हमारे लिए मॉनसून को समझना आसान हो जाएगा। समझ में आया? अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास, ठीक है। कल बताऊंगा कि मॉनसून का आगमन कैसे होता है भारत में। क्लियर? कोई दिक्कत?